हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर्स जुलाई 2021 का संस्करण। ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं पहले बता दूं कि ये क्रॉनिकल का वीडियो जो है वो कंप्लीट वीडियो नहीं है। इससे पहले आप प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो को, जुलाई संस्करण को जरूर देखें। उन दोनों वीडियोज़ को देखने पर आपको पूरे मंथ का डेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है 6 भारतीय स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल संभावित सूची में शामिल। तो देखिए, यहाँ मई 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में संभावित सूची में 6 नया स्थल भारत का जोड़ा गया है। कौन कौन है? तो पहला है आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरा है ऐतिहासिक शहर वाराणसी के प्रतिष्ठित घाट। ठीक है। फिर तीसरा है हायर बेंकेल का महापाषाण स्थल यानी कि मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंकेल, और ये आपको कर्नाटका में है। फिर चौथा है आपको मराठा सैन्य वास्तुकला जो महाराष्ट्र में है। फिर पांचवा है आपको नर्मदा घाटी, यहाँ पे घाटी होगा, घाटी जबलपुर में, भेरा घाट, लामेता घाट मध्य प्रदेश में। ठीक है। और छठा है आपको कांचीपुरम का मंदिर जो कि तमिलनाडु में। ठीक है। ये 6 साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, मतलब संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची, जो कि भारत की प्रस्तावित स्थलों की संख्या अब 48 हो गई है। ठीक है। देखिए, नियम के अनुसार ये कहता है कि प्रस्ताव जो है वो 1 साल के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में रहेंगे। ठीक है। इसके बाद सरकार को एक नामांकन दस्तावेज तैयार करना होगा और जिस पर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा विचार किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक फंगस, एक अधिसूचित रोग। तो देखिए, 20 मई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग यानी कि नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने के लिए कहा है। तो देखिए, अधिसूचित रोग क्या होता है? अधिसूचित रोग कहने का मतलब है कि एक ऐसा रोग जो कानूनी तौर पर सरकारी अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता है। ठीक है। और ब्लैक फंगस जो है वो एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही गंभीर फंगल संक्रमण है जो कुछ राज्यों में कोविड-19 रोगियों में अपेक्षाकृत बार बार पाया जा रहा है। ठीक है। मतलब ये कहा जाए तो ये एक प्रकार का फंगस है, फफूंद उसके कारण होता है, जो कि पर्यावरण में कहा जाए तो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसमें आगे देखिए, तो अधिसूचित रोग घोषित किए जाने के बाद सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल कॉलेज इसकी स्क्रीनिंग, निदान, प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के द्वारा इसको पालन करना होगा। ठीक है। अब देखिए, तो ये म्यूकोरमाइसिट नाम का एक प्रकार का फंगस है, उसी के कारण होता है, जो कि पर्यावरण में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आमतौर पर आपको साइनस, मस्तिष्क और फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन कई मामलों में ये गंभीर, मतलब कई मामलों में ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर देता है, जैसे कि जठरांत्र संबंधी मार्ग, त्वचा आदि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है लक्षद्वीप में विवादास्पद नियमों को लेकर भारी विरोध। तो देखिए, लक्षद्वीप के नए प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा पिछले 5 महीनों में शुरू किए गए कई विवादास्पद नियम को लेकर 2021 में लक्षद्वीप समूह के द्वीपों में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 मसौदे के तहत क्या हुआ, प्रशासक को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिशील विकास कार्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण और विकास के संबंध में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है। पहला इसमें आपको असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम 2021। तो देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट यानी कि पासा का मसौदा जो है वो प्रशासक को 1 साल तक के लिए लोगों को बिना खुलासे के हिरासत में रखने का अनुमति दे दिया। ठीक है। फिर आपको दूसरा पॉइंट इसमें है कि लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021 का मसौदा तैयार किया गया है, जो कि गोमांस पर प्रतिबंध लगाता है।
फिर तीसरा है आपको कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को अब पंचायत पदों के लिए अयोग्य घोषित किया गया। ठीक है। फिर देखिए विरोध का कारण क्या है। तो विरोध का कारण यह है कि संदेह है कि रियल स्टेट के इशारे पर यह जारी किया गया है। फिर आपको पारिस्थितिकी के रूप में अति संवेदन द्वीप छोटे और घनी आबादी वाले हैं। ठीक है। फिर तीसरा है कि विनियमन उनके पीढ़ियों से प्रचलित जीवन जीने के तरीके को नष्ट कर देगा और विकास के नाम पर भूमि हस्तांतरित अधिकार जो है उन्हें असामूहिक रूप से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है इस नियम के अनुसार। ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए कि नए प्रशासक जो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के बारे में, तो गुजरात के एक पूर्व भाजपा नेता और दादर नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक का कार्य संभाला था। ठीक है। और उसके बाद ये सारे नियम लाए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। तो देखिए 14 मई 2021 को पुणे शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया और ये महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। तो देखिए ये सुविधा जो है वो राज्य से कृषि क्षेत्र में अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करने की योजना बनाने वाले जो हर किसी के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है। और ये केंद्र निर्यातक के मार्गदर्शन पर और राज्य के कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगी। ठीक है। देखा जाए तो इस निर्यात प्रक्रिया में निर्यात पंजीकरण, बाजार मूल्यांकन, प्राप्तकर्ता देशों के मानक और उन मानकों से मेल खाने के लिए जो आवश्यक समायोजन संचालन में शामिल लॉजिस्टिक के प्रकार आदि शामिल हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल। तो देखिए 8 मई 2021 को अपनी सैन्य पुलिस के हिस्से के रूप में 83 महिला सैनिकों को अपने पहले बैच को शामिल किया और 2023 तक प्रतिवर्ष 100 भर्ती इस बैच में होगी। 1700 महिला सैनिकों की भर्ती करने की इसमें कुल योजना है। ठीक है। देखिए सरकार ने जनवरी 2019 में सैन्य पुलिस में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दी थी। ठीक है। और 2036 तक इसे करना है, प्रतिवर्ष 100 भर्ती और 1700 महिला सैनिक को भर्ती करने की योजना है। ठीक है। देखिए सैन्य पुलिस के मुख्य कार्य क्या होंगे। तो व्यवस्था के अनुशासन बनाए रखने में सहायता करना, शांति और युद्ध दोनों में रसद, सामग्री और वाहनों की आवाजाही के नियंत्रण में सहायता करना, फिर आपको युद्ध के कैदियों की हिरासत और निगरानी, युद्ध में शरणार्थी पर नियंत्रण, सेना के मामलों में जांच करना तथा थल सेना अध्यक्ष को नजदीकी सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। ये इसके मेन काम होंगे। ठीक है। देखिए भारतीय सैन्य पुलिस कोर की पहली इकाई जो है वो आपको जुलाई 1939 में शुरू हुई थी। ठीक है। 1939 में ये इतिहास है। उसमें आपको फोर्स 4 प्रोजेक्ट यूनिट के नाम से स्थापित किया गया था, फोर्स 4 यूनिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए ये योजना की घोषणा की है। ठीक है। उन बच्चों के लिए है जो कि कोविड-19 दौरान अपने माँ बाप को खो चुके हैं और बच्चे अनाथ हो गए हैं। ठीक है। वात्सल्य योजना उन्हीं के लिए है। देखिए इसके अंतर्गत होगा क्या, तो जो भी बच्चे हैं 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही ऐसे अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है। इन अनाथ हुए बच्चों को राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में भी आपको 5% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। तो देखिए ये 26 अप्रैल 2021 को चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 जारी किया गया और ये विश्व भर में 104 देशों की सरकार की क्षमता को और
प्रभावशीलता को मापने के लिए एक वार्षिक सूचकांक है। देखा जाए तो ऐसे ये पहला ही संस्करण है अभी, ठीक है, जिसमें प्रथम 3 स्थान पे आया है। पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे पे सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें 49वां है, ठीक है। और अंतिम से 3 स्थान देखा जाए तो कुल 104 देशों की इसमें सूची थी, यानी 104वें स्थान पर जो है वो वेनेजुएला है, फिर 103 पे जिम्बाब्वे और 102 पे नाइजीरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A76। तो देखिए मई 2021 में एक हिमखंड मतलब एक आइसबर्ग जो है पश्चिमी अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया और इसे A76 नाम दिया गया है। देखा जाए तो 13 मई से इस पर निगरानी किया जा रहा था, जब यह अंटार्कटिक के रोन आइस शेल्फ से अलग होना शुरू हुआ था, ठीक है। इसकी अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये आपको लगभग 170 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर चौड़ा है और 4320 वर्ग किलोमीटर ये है टोटल इसका एरिया क्षेत्र, ठीक है। और अगर इसका देखा जाए मील में, ये तो किलोमीटर में आपको बताया, मील में देखा जाए तो 1668 वर्ग मील क्षेत्र में ये फैला हुआ है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। और ये भी कहाँ तैर रहा है, तो ये वेडेल सागर में तैर रहा है, ठीक है। और इस हिमखंड को देखा जाए तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे देखा गया था और कॉपरनिकस सेलेस्टियल 1 नाम का जो उपग्रह है उसका उपयोग करके यूएस नेशनल आइस सेंटर से इसकी पुष्टि की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन के द्वारा डिजिटल सीमा बनाने की योजना। तो देखिए डिजिटल सीमा जो बनाया जा रहा है ये मई 2021 में प्रवासियों की सटीक संख्या प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और ब्रिटेन के द्वारा अपनी सीमाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की योजना तैयार की जा रही है। तो देखिए देश में आने वाले और देश से जाने वाले की गणना करने के साथ देश में ठहरने संबंधी जानकारी हासिल कर सकता है इससे। अब देखिए देश की आवर्जन प्रणाली मतलब इमिग्रेशन सिस्टम में किए जा रहे व्यापक सुधार का एक भाग है और इसमें अंक आधारित प्रवासन प्रणाली मतलब कि पॉइंट बेस्ड माइग्रेशन सिस्टम की शुरुआत भी की जाएगी, ठीक है। बिना वीजा या आवर्जन दर्जा के ब्रिटेन में आने वाले लोगों को अमेरिकी शैली के इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार पत्र के लिए आवेदन करना होगा। ये प्रावधान जो है वो वर्ष 2025 के अंत तक लागू किए जाने वाली योजनाओं का एक हिस्सा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चीन और मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों। तो देखिए 22 मई 2021 को लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच को छोड़ दिया, ठीक है। लिथुआनिया ने इस मंच को छोड़ दिया है और लिथुआनिया ने इसे विभाजनकारी करार दिया है। अब जब लिथुआनिया ने छोड़ दिया है तो ये 17+1 नहीं बल्कि 16+1 रह जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि मध्य और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में विकास के लिए निवेश और व्यापार के साथ बीजिंग और मध्य और पूर्वी यूरोपीय सदस्य देश जो हैं उनके बीच सहयोग का विस्तार करना था, ठीक है। इसमें जो आपको 16 अन्य मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश हैं उसमें आपको अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और सर्बिया है। ये 16 अन्य देश जो हैं वो बचे हुए हैं, प्लस एक आपको चीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है कि आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की यूपीआई आईडी को डिजिटल वॉलेट से जोड़ने की सुविधा। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो यूपीआई आईडी है वो अपनी डिजिटल वॉलेट से जोड़ने की सुविधा शुरू की है 27 मई को। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का वॉलेट का नाम क्या है, तो उसका नाम है पॉकेट्स, ठीक है, पॉकेट्स नाम है। और डिजिटल वॉलेट को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने के लिए एनपीसीआई से गठजोड़ किया गया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई आईडी को बचत बैंक खाते से जोड़कर उपयोगकर्ताओं अपने पॉकेट वॉलेट के छोटे मूल्य का दैनिक लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है डिजी गोल्ड। 13 मई 2021 को एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, डिजिटल गोल्ड प्रदाता जो सेफ गोल्ड है उसके साथ इसमें साझेदारी में शुरू किया गया है। 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। कैसे? तो एयरटेल के थैंक ऐप का उपयोग करते हुए, एयरटेल के थैंक्स ऐप का इस्तेमाल कर 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ग्राहक अपने परिवार को और दोस्तों को भी डिजी गोल्ड उपहार के रूप में दे सकते हैं जिनका एयरटेल पेमेंट बैंक में बचत खाता है। ठीक है, अपनी बचत जमा सीमा को बढ़ाकर इसने 2 लाख रुपए कर दिया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, और 1 से 2 लाख रुपए के बीच का जो जमा है उस पर 6% का बढ़ा हुआ ब्याज दर भी प्रदान कर रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरल बैंक ने मशरक बैंक के साथ किया समझौता। तो देखिए, मशरक बैंक जो है वो यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना बैंकों में से एक है। ठीक है, और इसने फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है ताकि भारत में धन अंतरण की सुविधा के लिए, ठीक है, साझेदारी जो है वो मशरक की तीव्र भुगतान उत्पाद क्विक रेमिट के समर्थन करेगा। ठीक है, देखिए मशरक बैंक के बारे में अगर देखा जाए तो ये सबसे पुराने बैंकों में से है यूएई का, और यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 12 देश में इसकी उपस्थिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि राशि के लिहाज से बैंक धोखाधड़ी में 25% की कमी। तो देखिए, आरबीआई का जो वार्षिक रिपोर्ट आया है 2020-21 के अनुसार में से 1,38,422 करोड़ रुपए की राशि की कुल 7,363 धोखाधड़ी मामलों की सूचना मिली है। ठीक है, धोखाधड़ी में संख्याओं के लिहाज से इसमें 15% का कमी आया है, और अगर राशि यानी रुपए के मामले में देखा जाए, अगर 2019-20 से इसे कंपेयर किया जाए तो इसमें 25% की कमी आई है। ठीक है, धोखाधड़ी के मामले 15% कम हुए हैं, और पैसों के मामले में मतलब रुपए के मामले में ये 25% की कमी आई है। अब इसमें देखा जाए तो धोखाधड़ी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी घटी है, और निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है एयर इंडिया सेवा प्रदाता कंपनी सीता पर साइबर हमला। ठीक है, देखिए देखा जाए तो ये हमला जो है वो फरवरी में एयर इंडिया के यात्री सेवा प्रदाता कंपनी है सीता उस पे हुआ है, जिसमें 45 लाख यात्रियों की क्रेडिट कार्ड आदि समेत कई तरह का निजी जानकारी चुरा लिया गया है। ठीक है, देखिए एयर इंडिया में सीता ने एक ऑनलाइन बुकिंग इंजन, प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली, चेक इन और स्वचालित बोर्डिंग नियंत्रण और फ्रीक्वेंट फ्लाई कार्यक्रम भी लागू किया है। ठीक है, देखिए अगर बताया जाए सीता के बारे में तो सीता जो है वो एक स्विट्जरलैंड स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी है जो हवाई परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखती है। ठीक है, ये कंपनी 11 सदस्यीय एयरलाइनों के द्वारा 1949 में शुरू की गई थी। अब 200 से अधिक देशों में इसके 2500 से अधिक ग्राहक हैं। ठीक है, 2500 से अधिक ग्राहक हैं। सीता यात्री डेटा प्रसंस्करण, रिजर्वेशन प्रणाली आदि सेवा प्रदाता कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है रूपसी हवाई अड्डा। रूपसी हवाई अड्डे के बारे में देखा जाए तो 8 मई 2021 को फ्लाईबिग एयरलाइन की वाणिज्यिक उड़ान के उतरने के बाद असम में रूपसी हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हो गया। देखिए, धुबरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर गौरीपुर के पास ये स्थित है। रूपसी जो है वो असम का 7वां हवाई अड्डा हुआ, और सिक्किम में पाक्योंग सहित पूर्वोत्तर का ये 15वां हवाई अड्डा है। ठीक है, असम का 7वां हवाई अड्डा है, और पूरे पूर्वोत्तर का देखा जाए तो ये 15वां हवाई अड्डा है। ठीक है, पहले देखते हैं फ्लाईबिग एयरलाइन के बारे में। तो फ्लाईबिग जो है वो इंदौर की एक कंपनी है। फ्लाईबिग क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना के तहत ये कोलकाता, गुवाहाटी और रूपसी पर संचालन करेगी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर देखा जाए रूपसी हवाई अड्डे के बारे में, तो रूपसी हवाई अड्डा जो है ये हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अंग्रेजों ने मित्र देशों की सेनाओं को हथियार, जनशक्ति और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए किया था। अमेरिका वायुसेना ने
चीन बर्मा भारत युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं महेश बालासुब्रमण्यम। ठीक है, फिर आपको स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अभय तिवारी। फिर आपको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, ये नियुक्त हुए हैं सतोशी उचिडा। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के खाद्य और जलपान बिजनेस के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं श्रीनंदन सुंदरम। फिर आपको फुटवेयर कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ नियुक्त हुए हैं गुंजन शाह। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में। तो पहला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो देखिए 11 मई 2021 को भारतीय मूल की अग्रणी पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलेस्टेड इन्हें दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको झलक पुरस्कार। तो झलक पुरस्कार देखा जाए तो ये युगांडा की लेखिका है जेनिफर नान सुबुगा मुकुम्बी, उनको उनके उपन्यास द फर्स्ट वुमेन और फिर ब्रिटिश लेखिका पैट्रिस लॉरेंस को उनके युवा वयस्क कथा साहित्य जो है एट पीसेस ऑफ सिल्वा के लिए झलक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021। तो ये मैक्सिको की लेखिका है वैलेरिया लुइसेली अपने काल्पनिक उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं नियुक्ति की ओर। तो नियुक्ति में पहला है कि केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका की प्रमुख नियुक्त हुई है मार्था कुम। ठीक है, केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका प्रमुख मार्था कुम नियुक्त हुई है। फिर देखा जाए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है मार्टिन ग्रिफिथ्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 3 साल की अवधि तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है टी रवि शंकर। फिर नेक्स्ट है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मतलब ईडी नियुक्त हुए हैं जोस जे कट्टूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। तो निधन में पहला है श्री कुमार बनर्जी जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है युआन लॉन्गपिंग, ये चीनी कृषि वैज्ञानिक चीन में धान की संकरण प्रजाति विकसित करने के लिए जाने जाते थे और 91 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है रेवा प्रसाद द्विवेदी, ये विख्यात संस्कृत विद्वान और कवि 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है चमनलाल गुप्ता। चमनलाल गुप्ता थे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वयोवृद्ध नेता थे। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है की राजनारायणन, तो ये तमिल लेखक थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता थे और 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। निधन में आगे है प्रोफेसर एम एस नरसिम्हन, तो ये प्रतिष्ठित गणितज्ञ 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है इंदु जैन। इंदु जैन जो थे वो टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष, कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ और इनकी उम्र 84 वर्ष थी। फिर नेक्स्ट है समीम हनफी, ये उर्दू समीक्षक, लेखक, कवि, प्रोफेसर और 82 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट आपको अजित सिंह। अजित सिंह जो थे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद के प्रमुख और 82 वर्ष की आयु में इनका गुरुग्राम में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग बुक्स की ओर। तो बुक्स में देखा जाए तो पहला है कि सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966, इसके लेखक हैं विक्रम संपत। फिर नेक्स्ट है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, इसके लेखक हैं एरिक कार्ले। फिर है प्लेइंग द पैलेस, प्लेइंग द पैलेस के लेखक हैं पॉल रूडनिक। फिर नेक्स्ट है नो लैंड पीपल
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ असम एनसीआर क्राइसिस। इसके लेखक हैं अभिषेक सहाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुक्स में आगे है द ब्रेडेड रिवर अ जर्नी अलोंग द ब्रह्मपुत्र। इसके लेखक हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सच कहूं तो एक आत्मकथा। इसके लेखक हैं नीना गुप्ता। फिर नेक्स्ट है एलिफेंट इन द वोम्ब। इसके लेखक हैं क्लिक कोचलिन। फिर नेक्स्ट है थम्बी नायडू एंड फैमिली स्ट्रगल फॉर अ नॉन रेसियल साउथ अफ्रीका। इसके लेखक हैं इस्माइल वादी। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखिए एम के कौशिक जो है वो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, भारत के पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और कोच, जिनका 8 मई 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ठीक है, और ये 66 वर्ष के थे। नेक्स्ट है आपको फिल मिकेल्सन, जो कि 23 मई 2021 को यूएस पीजीए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करते हुए गोल्फ के इतिहास में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। ठीक है, ये 50 वर्षीय मिकेल्सन है। उन्होंने अपना 6ठा मेजर खिताब जीता है 50 वर्ष की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश पवार। ये पूर्व भारतीय स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अप्रैल 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो देखिए 10 मई 2021 को आईसीसी ने अप्रैल 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता का घोषणा किया है, जिसमें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो जीता है वो है बाबर आजम पाकिस्तान के, और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो जीता है अप्रैल 2021 का वो है एलिसा हेली। ठीक है, फिर आपको एफए कप 2020-21 देखा जाए तो 15 मई 2021 को वेम्बले स्टेडियम लंदन में फाइनल खेला गया, जिसमें विजेता रहे लिसेस्टर सिटी 1-0 से और हारा है चेल्सी। फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच जीता है वो है यूरी टिलोमंस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम में शामिल 5 खिलाड़ी 24 मई 2021 को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 5 खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया। पहला आपको अंकिता रैना जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर दूसरा है अर्जुन लाल जाट, नाविक हैं। फिर आपको तीसरा है अरविंद सिंह, ये भी नाविक है। फिर चौथा है सीमा बिस्ला, ये पहलवान है। और 5वां है सुमित मलिक, और ये भी पहलवान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस की ओर, जिसमें 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मतलब इंटरनेशनल लेबर डे। फिर 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसका थीम था सूचना से जल कल्याण, मतलब कि इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट है 5 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। इसका थीम था अस्थमा से जुड़ी भ्रांतियों को उजागर करना, यानी कि अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। फिर आपको 8 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, जिसका थीम था वैश्विक थैलेसीमिया समुदाय के स्वास्थ्य असमानताओं का समाधान करना। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो इसको कहा जाता है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। ठीक है, फिर 8 मई में आपको विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसका थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, फिर 8 मई को आपको विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया, जिसका थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जो कि थीम था एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, फिर 12 मई को आपको मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसका थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, फिर 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसका थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकियां, मतलब फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज।
फिर 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस, जिसका थीम था बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है। फिर 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसका थीम था हम समाधान का हिस्सा हैं। फिर 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस और 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस का थीम है कमिट टू क्विट। चलिए आगे देखें। वीडियो समाप्त होता है यहाँ पर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने पे, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रतियोगिता दर्पण पीडी और क्रॉनिकल इन दोनों को ऐड कर एक पीडीएफ में जल्द ही मतलब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।